अगेन वेलकम ऑल। सो आज मैं एक और चेहरा अनकवर करने वाली हूँ जो कि है हमारे केवल वाले अंकल। हम इन्हें केवल वाले अंकल के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी भी हमने इनकी असली ज़िंदगी के बारे में तो जाना ही नहीं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि इन्होंने क्या करना चाहा था, क्या करना ये चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए चलते हैं इनकी तरफ और इनसे जानते हैं कि इन्होंने बचपन में क्या करना चाहा था। नमस्कार जी। नमस्ते अंकल जी। ताराचंद है। मैं विजयनगर रहता हूँ और मेरे ज़िंदगी में कभी मैंने 1990 में मैंने 9th पास करी। तो मेरा मकसद ये था कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा। तो 9th में मैंने अगला सुबह कॉलेज गया, फिर उसके बाद मैं एमएस कॉलेज से मैंने 9th पास करी। फिर मैं 10वीं में आया तो मैंने सोचा कि मैं अब डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर की दुकान पे मैं काम सीखने लगा। हाई स्कूल फेल हो गया। फिर मेरा सपना तो अंकल आप हाई स्कूल में ऐसा आपने क्या किया जो आप फेल हो गए? हाई स्कूल फेल इसलिए होगा कि मैं घर की स्थिति उस टाइम ऐसी थी, तो मैं दो काम में सोचा था, काम करना चाहता हूँ और मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। अच्छा। तो 300 रुपये मुझे सैलरी मिली थी। 300 रुपये सैलरी में मैं 8 घंटे काम करता था। 8 घंटे? सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और 4 बजे से 9 बजे तक बताओ। मैं जॉब करता था और 1 बजे ही मैं कॉलेज से आता था। पढ़ने का टाइम भी मिला। फिर वहाँ पे फिर हमारे डॉक्टर साहब ने फिर 1993 में 1993 में हमारी शादी कराई। हमारे डॉक्टर अंकल नहीं? हाँ, हमारे डॉक्टर साहब अंकल ने कराई थी। वो मुझ पर ज़्यादा विश्वास करते थे। शादी हुई मेरी। तो मेरी जब शादी हुई थी 1993 में शादी हुई थी, तो मेरी घरवाली से मेरे पास 1 हफ्ते की रही थी। फिर वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा। वो ख़त्म हो गई थी 1 हफ्ते बाद। जो हमारी शादी डॉक्टर साहब ने जो कराई थी ना, डॉक्टर मनचंदा थे, वो बहुत बाहर नगर रहते थे। उन्होंने मेरी शादी की वीडियो फिल्म बनवाई, फ़ोटो खिंचवाई। तो उन्होंने 5,000 का खर्चा करा उन्होंने, जो मुझे दिया। तो उन डॉक्टर अंकल को अपनी तरफ से गिफ्ट दिया। वो ख़त्म हो गया है नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से मुझे गिफ्ट दिया। अच्छा। मेरी शादी में। अब मेरी घरवाली को वो अपनी कार में लेकर आए थे। अरे वाह। और फिर मेरी शादी हुई तो मेरी घरवाली 1 हफ्ते मेरे पास रही। ब्लैंसेट धमेड़ा गांव से हुई थी। जब गांव से हुई थी तो उस टाइम हैजा की बीमारी चल रही थी, हैजे की, जैसे कि उल्टी दस्त होते थे। और जब हमने उसको घर भेज दिया तो हमें पता पड़ी कि 3-4 दिन बाद वो बीमार अस्पताल में भर्ती है। तो वो मरने ख़त्म होने वाली थी। इसलिए उनके घर से कोई 4 आदमी आए, कहनो तुम्हारी जो घरवाली है बहुत सीरियस में है, वो ख़त्म होने वाली है, उसने कुछ कहा है आपके बारे में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर ये पता पड़ी कि वो ख़त्म हो गई। अच्छा। तो फिर उसके तो पापा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही से शुरू हुआ था मेरा। अच्छा। फिर जब वो ख़त्म हो गई थी तो हमें लेके गए। तो उसने मरने से पहले ये कहा था कि ये परिवार बहुत अच्छा परिवार है, मेरी जो छोटी बहन है उससे शादी कर लो। अच्छा। हम 5 भाई थे। तो मैंने कहा हम तो नहीं कर सकते, छोटी थी वो ज़्यादा और मैं 19 साल का था, तो हम शादी नहीं कर सकते। अगर आपको रिश्तेदारी बनानी है, पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, पकड़ना है तो पकड़ लीजिए। उन्होंने कहा था कि ये परिवार अच्छा है और हम अपनी छोटी लड़की है उनके साथ शादी करना चाहते हैं। मैंने मना कर दिया कि नहीं, अगर हम 5 भाई हैं, अगर ये रिश्तेदारी करना चाहते हैं, रिश्तेदारी बनाना चाहते हैं, तो हमारे छोटे भाई से इसकी शादी कर देना। तो उन्होंने वो पूरा वादा निभाया। छोटे भाई के साथ उन्होंने शादी की। वो रिश्तेदारी चल रही है, आज भी चल रही है। आज भी। फिर मेरी शादी फिर 1 साल बाद 1994 में शादी फिर मेरी नूरपुर गाँव मुरादनगर से हुई थी। जो BSF के दरोगा 2 स्टार थे, दरोगा जी थे BSF, जो रिटायर हुए हैं, CISF कैंप से रिटायर हुए हैं। उनकी बेटी से मेरी शादी हुई। उनकी 6 लड़की थी। अच्छा। हाँ, 6 लड़की में उनकी 1 लड़की ख़त्म हो गई है और 5 लड़की बची हैं अभी। अब मेरी जो मैडम है, घरवाली है, जो वो सबसे बड़ी है। मेरे 3 बच्चे हैं। एक बेटा मेरा BA, सबसे छोटा बेटा मेरा प्रशांत कुमार, वो BA फाइनल है। उसका बेटा मेरा राजन कुमार है। वो जो राजन कुमार है वो PhD वो MSc कर चुका है। PhD में अब एडमिशन लेने वाला है। तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अंकल। हाँ, मैं अनपढ़ गंवार जैसा हूँ। उस हिसाब से 300 रुपये महीने से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी है। उसके बाद आपने कहाँ काम किया? जैसे आपने 300 रुपये के बाद फिर वो डॉक्टर साहब वो ख़त्म हो गए थे। फिर मेरा वहाँ से काम छूट गया। फिर मैं डैन केबल TV में आया। वहाँ मेरे को 450 रुपये तनख्वाह मिलती थी। अच्छा। हाँ, तो हमारे जो बॉस थे, जो डैन केबल बॉस थे, वो सिंहराज जी थे। अच्छा। तो मेरे को 4,000 तनख्वाह हुई। तो हमारी मम्मी ने मुझे घर से न्यारा कर दिया। अच्छा। कहने वो अब तुम्हारा काम लग गया है, अब तुम अपनी ज़िंदगी अलग से बिताओ। अच्छा। तो फिर मैंने न्यारा कर दिया। तो 4,500 रुपये में मेरा गुजारा तो होता नहीं था। तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी। मैंने बॉस से कहा कि देखो मम्मी ने मुझे घर से न्यारा कर दिया है, अब मेरी ज़िंदगी में
मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्या करूँगा। वो कह रहे हम आपकी 200 पे सैलरी बढ़ा देंगे। अच्छा। तो 6,500 मेरी सैलरी इन्होंने कर दी थी। फिर मुझे अच्छा लगा, मैं परिवार में अच्छा करने लगा। तो मेरा बड़ा बेटा जो है वो बड़े ऑपरेशन से हुआ, अस्पताल में हुआ, वो 7,500 में हुआ। वो बड़े ऑपरेशन के हवाले बच्चा हुआ, उसका नाम नितिन कुमार है। फिर छोटा बच्चा मेरा हुआ, बड़े ऑपरेशन से हुआ, वो रानीखेत विजयनगर में और हॉस्पिटल है, वहाँ 25,000 लगे। जब वो दूसरा बेटा मेरा जब मेरा बेटा दूसरा जो हमने अपनी घरवाली को जब दर्द हो रहे थे लेके गए ना उसको अस्पताल, सरकारी अस्पताल लेके, तो उसको मना कर दिया कि बच्चे की सीरियस हालत ख़राब है, आप एक काम करो, आप इसको ना अब जो दिल्ली ले जाओ। तो हमारी गली में एक लड़की रहती थी, उषा नाम की लड़की रहती थी, तो उन्होंने कहा था कि आप है ना रानीखेत में जाओ और हो सकता है वो आपको ठीक करें। मैंने रानीखेत में ले जाएंगे, हम जो अस्पताल ले जाएंगे। तो मैंने गली में से किसी से रिक्शा मांगा किराए पर, रिक्शा किराया मांगने के बाद घरवाली को मम्मी को बैठा रिक्शे में, मैं खुद रिक्शा चला के ले गया। रिक्शा चला के लेगा तो फिर मैं MGO को मना कर दिया कि नहीं जी आप इसको दिल्ली ले जाओ। तो मेरे दिमाग में आई हम दिल्ली ले जाएंगे तो शायद ये बच्चा ख़त्म हो जाएगा, या घरवाली कोई फीस को भी दुआ जो दूसरी घरवाली मेरी शायद उसको भी कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर मैंने वहाँ से उसको बिठाया, रिक्शा बैठा, फिर रिक्शा ले गया। तो मैं कोटगांव फाटक पहुँचा। कोटगांव फाटक पे मालगाड़ी खड़ी थी तो रास्ता बंद। तो हमारी घरवाली बहुत चिल्ला रही थी, दर्द बहुत परेशान थी। अब हम बहुत परेशान हो गए। अब हम सोचे कर रहे थे क्या करें, शायद हमारे साथ दूसरा हादसा ये ना हो जाए। फिर उसके बाद जो मैं भग के गया, ड्राइवर पास गया, मैंने भाई साहब इस गाड़ी को आगे करो। मेरी घरवाली, मैंने उसके हाथ जोड़े। मेरी घरवाली जो बहुत सीरियस हालत में है, मुझे इसको ना रानी के भर में हॉस्पिटल में भर्ती कराना है। उन्होंने फिर कहा चलो हम गाड़ी को आगे कर देते हैं। उन्होंने वो ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे। अब फिर उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने गाड़ी आगे करी। फिर मैं रिक्शा खींच के अपने हाथ से रिक्शा खींच के मैं रानी के हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ रानी ने कहा था कि इनके जो बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, बच्चा बच भी सकता है, बच्चा मर भी सकता है, घरवाली मर सकती है, ख़त्म हो सकती है। उन्होंने मुझसे साइन कराया, हम रिस्क बेस पे हम इसको केस ले रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत है, जब मेरे लिए तो मरे हो रहा है ही भाई। जब इतनी ऐसी स्थिति बुरी हो गई तो मैं क्या करता, मैं तो बाहर ले जाऊँ तो वो मरेगी, ना भर्ती हूँ तो वो मरेगी। तो मैंने साइन कर दिए। तो फिर वो कह लेगी कि घरवाली तो ठीक है, बच्चा हुआ था, उसके मुँह में गंदा पानी चला गया तो वो जो है बच नहीं पाएगा, उसको हम मशीन में डालेंगे। उसको मशीन में डाला तो फिर वो बच्चा भी बच गया। फिर उस बच्चे को बचने के बाद वो लड़का ही आज हमारे घर में पढ़ने में बहुत अच्छा है। वो ही MSc कर रहा है, और MSc में BSc में MSc सब में वो अच्छे नंबर, इंटर सबसे अच्छे नंबर लाया वो। और वो अभी उसने एंट्रेंस उसका पेपर दिया है, उसका IT क्या कहते हैं जो जिसे जो हम वो IIT जैम का पेपर दिया। अच्छा। हाँ, जिसे हम MSc वो PhD के लिए करेंगे। उसने पिछले महीना भी पेपर दिया है। अच्छा। फिर हमारा बच्चा जो दूसरा भी ऑपरेशन हुआ है, फिर तीसरा बच्चा भी हमारा ऑपरेशन हुआ है। तो हमारी घरवाली तो बेचारी बहुत कमज़ोर है। हम आज मुझे सैलरी जो 15,000 मिलती है और 3 बच्चों में पढ़ाया है। अच्छा। और अंकल आपने साथ में अपने जीवन में ऐसी क्या कठिनाइयाँ फेस करी हैं? हाँ, मैंने जीवन में बहुत से कठिनाई करी है कि मेरा जब मेरे को जो तनख्वाह कम मिलती थी, मैंने रात को ऑटो चलाया, दिन में नौकरी करी है। अच्छा। रात को ऑटो मैं अब भी चलाता हूँ। अच्छा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से मैं ऑटो चलाता हूँ। गाड़ी नंबर UP 140386 नंबर है, गाड़ी मेरी है, मैं उसको चलाता हूँ। मैं रात को चलाता हूँ, दिन में जॉब करता हूँ। तो आपको अंकल क्या लगता है कि इतनी ही कठिनाइयों के बाद भी मतलब आप रोज़ मतलब उसी हंसी के साथ उठते हो? हाँ, मैं हंसी से, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे के अंदर किसी चीज़ का भी ऐब नहीं है। मैं इसी में ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ। मुझे कोई बच्चों से, घरवाले से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ज़िंदगी से कोई भी मतलब 1-2 शिकायत? नहीं, मेरी ज़िंदगी कोई शिकायत नहीं। मेरी घरवाली ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे दुख में साथ दिया है। अब मैं किस्मत वाला हूँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और फिर भी मतलब अगर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इंसानियत अभी भी, आप जैसे ऑटो चलाते हैं तो ऑटो में अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। सवारी आती है। मैं सवारी से देखो, सवारी जितना पैसे दे देती हैं, कोई कहते हैं भैया 50 रुपये दे, मैं 50 रुपये छोड़ देता हूँ। कोई कहते हैं कोई पैसे नहीं है तो पैसे नहीं देते, कोई मैं छोड़ देता हूँ। मगर हाँ, मैं 300-400 रुपये पर डे रात को कमा लेता हूँ। अच्छा। एक्स्ट्रा 15,000 मेरे को सैलरी मिलती है। अच्छा। तो आप क्या मतलब आपको कैसा लगता है जब सवारी आपसे अच्छे से बात करती है? सवारी मुझे जब स्टेशन जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, मुझे सुबह 3 बजे स्टेशन पहुँचना है। अच्छा। तो मतलब आपको कभी ये नहीं लगता अरे यार उठना पड़ेगा? जब मैं वो खाट छोड़ता हूँ तो मुझे थोड़ी मेरी नींदों में दर्द, आंखों में दर्द सा होता है। तो मैडम से कहता हूँ भाई तो बहुत दिक्कत आती है, सुबह 3 बजे कहते हैं आदत डल जाएगी। तो अब तो खैर मेरे को 14-15 साल चलाते हो गए ऑटो, अब कोई दर्द नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है सुबह उठना। सुबह हम सब इंसान को सुबह उठना चाहिए, 4 बजे कम से कम उठना चाहिए। अच्छा। बहुत अच्छी बात है, सबको सुबह उठना चाहिए। अच्छा। तो ऐसा आपका मतलब आपको अकेले में जब आप ऑटो चलाते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि अरे यार मैं ऑटो चला रहा हूँ,
नहीं, मैं कभी-कभी- इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर थे, सादा बड़े आते थे, बहुत अच्छे अच्छे आदमी मिलते हैं रात को। कहते हैं यार, मुझे रात को कहते हैं कि भाई हमें 12 बजे जाना, तो मैं कहता हूँ 12 बजे जाना, साहब जी 200 रुपये देना, 200 रुपये देना। तो साहब जी कहते हैं अरे नहीं यार, तो बहुत अच्छा चलता है, 200 ही दे देते हैं। वो मुझसे ऐसे कहते हैं। सफारी मुझसे कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी, किसी ने भी मुझे तंग नहीं करा आज तक, कभी भी नहीं? कभी किसी ने तंग नहीं करा। अच्छा, तो आपके हिसाब से इंसानियत अगर हम देखें इस ज़माने में, जब बोलते हैं लोग कलयुग आ रहा है और ये है वो है, तो आपको लगता है इंसानियत अभी भी नहीं, जिंदा है? इंसानियत रहेगी, इंसानियत तो है, और इंसान रहेगी, इंसान कभी नहीं मरेगी, इंसानियत कभी कभी है? नहीं मरेगी। अच्छा, 101 ईमानदार आदमी बढ़े, ईमानदार ऑफिसर बढ़े, ईमानदार। आप क्या चाहते हैं कि ईमानदार नहीं? अब जब हमारे देश में जब भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट ज़्यादा हो जाएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कुछ अच्छे ईमानदार आदमी भी हैं, बड़े बड़े ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे अच्छे ईमानदार आदमी हैं, उन्हीं से हमारा देश चल रहा है। उन्हीं से चल रहा है। लेकिन हमें कभी कभी हम भूल जाते हैं कि मतलब हर डिपार्टमेंट में ईमानदार भी है और बेईमान भी है। और डिपार्टमेंट में ईमानदार आदमी तो रात में गाड़ी क्या चलाता? हाँ। अगर डिपार्टमेंट में अगर ईमानदार आदमी नहीं होते तो मैं रात को ऑटो का चलाता, मुझे पीठ पाड़ भगा देते, गाड़ी छीन लेते मेरे कोई ना कोई। सही बात है। ईमानदार आदमी है डिपार्टमेंट में, ईमानदार आदमी है, हर जगह है ईमानदार आदमी। लेकिन हम मतलब लेकिन हम लोग हैं जैसे न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो ज़्यादातर हमें यही दिखाते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। मतलब हमें आपको क्या लगता है अगर हम न्यूज़ में ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर दें कि चैन से हमने गाड़ियाँ चलाई आज, नहीं, तो हाँ, चैन कैसे? ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं है, चैन से नहीं। मैं 14-15 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो अच्छा। किसी ऑफिसर ने तंग नहीं करा, किसी भी किसी ऑफिस? ऑफिसर ने तंग नहीं करा। अच्छा, और मुझे तो वो हेल्प मुझसे वो हमारे जो मैं केवल चलता है, पुलिस वाले जो है जानकार में है, बहुत सारे थाने भी रहते हैं, वो तो कहते हैं यार कितना कमाएगा, रात को ऑटो चलाता, दिन में नौकरी करता है। उन्हें क्या? कहते हैं, वो कहते हैं यार तू तो बहुत अच्छा लड़का है, तो यार मैंने कहा बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लिखाना है। सही बात है। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मैं- व्यूअर्स से? नहीं, मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया आपको। मैं तो ये कहूँगा कि हम भारतवासी को ये सोचना चाहिए, हर हिंदुस्तान को ये सब बताना चाहिए कि जितना भी पढ़ा सकते हो अपने बच्चों को पढ़ाओ, जितना भी पढ़ा सकते हो अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारा देश छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से पढ़ने से ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, मतलब लेकिन जैसे अगर हम देखें कि मतलब हम जो सपोर्ट, हमारी सपोर्ट लाइन होती है, अब जैसे कोई आईआईटी करके बैठा है लेकिन उसको टीवी देखने का मन है और आपकी ज़रूरत है भाई वहाँ पे, तो लेकिन हम कभी कभी सपोर्ट लाइन को भूल जाते हैं, जैसे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सपोर्ट लाइन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला बच्चा टीवी देखेगा, टीवी से खराब नहीं पढ़ पाएगा। मेरे बेटे के हमारे घर में डैम का केबल फ्री चल रहा है 15 साल से, हमारे बच्चे तो देख देख के पढ़ाई करते हैं, अच्छा टीवी से देख के पढ़ते हैं। टीवी देख के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, मतलब फालतू की चीज़ें नहीं देखते टीवी में? नहीं, फालतू चीज़ कहाँ देखते हैं। देखो आप, इतने सारे चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, आप उनको देखो, उसमें आपको जनरल नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ मिलेंगी। अगर टीवी केबल पर गंदी चीज़ आ रही है, अच्छी चीज़ भी तो आ रही हैं, आप उनको देखो। बुराई को देखते हो, अच्छाई को देखो। अच्छा, बुराई को क्यों देखते हो, अच्छाई को देखो, तो सब ये ध्यान रखें। किसी को तंग नहीं करें, किसी को सताएं नहीं, किसी को दिल ना दुखाएं, नहीं तो ऊपर वाली की मार बहुत बुरी पड़ेगी। आदमी को, हर इंसान को सोच के चलना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए इंसान को। कर्म ही हमारा धर्म है। अच्छा, ठीक, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मैं मच। आप सबसे कहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दें। सब बच्चों को बहुत हाँ, पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, बाय कर दीजिए। बाय बाय। अच्छा लगा अंकल आपकी स्टोरी जान के। ठीक है। तो देखा आपने अंकल ने किस तरीके से अपनी स्टोरी सुनाई और कितने सेटबैक्स के बाद आज वो फिर भी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हमको हर पहलू में, हर समय में हंसते रहना चाहिए। और हाँ, आते हैं हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ हमेशा रखना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि हमें कोई परेशानी है तो हम किसी को बताने से घबरा रहे हैं। अगर आप घबराएंगे तो उसका हल नहीं निकल पाएगा। आप दूसरों को परेशानी बताएं, दूसरों को साथ में लेकर चलें और ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। मैं आपको एक और नई स्टोरी के साथ फिर से मिलती हूँ। बाय बाय।